जरा सोचिए, एक तरफ है पत्थर के वो मामूली से औजार जिनसे इंसान बस अपना गुजारा करता था, और दूसरी तरफ है वो बड़े बड़े साम्राज्य, सोने के सिक्के और आलीशान मंदिर। भारतीय उपमहाद्वीप में ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? ये कहानी है शिकारी से सम्राट बनने की, और ये सफ़र हज़ारों साल लंबा है। तो चलिए इस कहानी के सबसे अहम पड़ावों को समझते हैं। देखिए, एक तरफ गुफाओं में बने ये सादे से चित्र हैं जो उस वक्त की जिंदगी दिखाते हैं, और दूसरी तरफ ये शानदार मंदिर हैं जिसकी हर एक नक्काशी में एक कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि समाज ने पाषाण युग के सीधे साधे जीवन से निकलकर ऐसी कमाल की और इतनी जटिल चीजें बनाने तक का सफर तय कैसे किया? इस लंबे सफर की शुरुआत एक बहुत बड़ी क्रांति से हुई, और ये कोई जंग या हथियारों की क्रांति नहीं थी, बल्कि ये थी खेती की क्रांति। जिस पल इंसान ने शिकार का जीवन छोड़कर एक जगह रुकना और जमीन से अनाज उगाना सीखा, उसी पल भविष्य की हर तरक्की की नींव रखी गई। अच्छा, जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये जो पुरा पाषाण काल है, यानी ओल्ड स्टोन एज, इसे देखिए, ये लाखों साल तक चला। ये इंसानी इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर है। इतने लंबे समय तक जिंदगी का एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी तरह जिंदा रहना। हम आगे जिन महान साम्राज्यों की बात करेंगे ना, वो इस पूरी टाइमलाइन पर एक छोटे से डॉट के बराबर हैं। और फिर आई नवपाषाण क्रांति, अ रियल गेम चेंजर। मेहरगढ़ जैसी जगहों पर इसके सबूत मिलते हैं। ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, इसने सब कुछ बदल दिया। अब लोग एक जगह बस सकते थे, गांव बनने लगे, आबादी बढ़ने लगी, और पहली बार ये सोचाई कि ये जमीन मेरी है, मतलब संपत्ति का आइडिया पैदा हुआ। तो सोचिए, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगे तो क्या होता है? इसका मतलब है कि अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग दूसरे काम कर सकते हैं। और जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर अलग अलग काम करते हैं, तो जन्म होता है एक शहर का। और इसी बदलाव से उभरी सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। जरा इनकी शहर बनाने की प्लानिंग देखिए। ऐसा लगता है जैसे किसी आज के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड समाज का पक्का सबूत है। और ये देखिए, द ग्रेट बात, ये विशाल वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना विकसित था। उनकी कुछ धार्मिक प्रथाएं थीं। शायद ये किसी खास मौके पर सबके इस्तेमाल के लिए बना एक सामुदायिक केंद्र था। अब जो चीज सच में हैरान करती है, वो है इनकी इंजीनियरिंग। ढकी हुई नालियां और साफ सफाई का ऐसा सिस्टम जो हजारों साल बाद के कई शहरों में भी नहीं था। इससे पता चलता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ और हाइजीन को कितना जरूरी समझते थे। लेकिन इतनी सारी तरक्की के बावजूद एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी कायम है, और वो है उनकी लिखाई, उनकी लिपि। इन मुहरों पर बने निशान और चिन्हों को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, इन छोटे छोटे प्रतीकों में उस पूरी सभ्यता के कितने राज छिपे होंगे। सिंधु घाटी के वो शानदार शहर एक रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गए, और उनके बाद जो नई सभ्यता आई, उसकी पहचान बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि बड़े बड़े आइडियाज से बनी। अगला बड़ा बदलाव अब ईंटों में नहीं, बल्कि इंसानी सोच में हो रहा था। ये दौर था वैदिक काल का। इस समय में पवित्र ग्रंथ यानी वेदों की रचना हुई, जिन्होंने हिंदू धर्म की नींव रखी। ये एक ऐसा समाज था जो प्रकृति की पूजा करता था, यज्ञ करता था, और इस दुनिया में अपनी जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। इसी दौर में समाज को व्यवस्थित करने के लिए एक नई सामाजिक संरचना उभरी, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। इसमें समाज को उनके काम और भूमिकाओं के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ण के अपने तय काम थे। लेकिन ये विचारों में उथल-पुथल का भी दौर था। महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान विचारकों ने उस वक्त के तौर तरीकों को चुनौती दी। उन्होंने जीने के नए रास्ते दिखाए, मोक्ष और निर्वाण की नई राहें समझाईं, जिन्होंने आगे चलकर इस पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। तो अब तक हमने देखा कि समाज कैसे बना और नए विचार कैसे आए। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां छोटे छोटे बिखरे हुए राज्य एक होने लगे,
और इस उपमहाद्वीप के पहले महान साम्राज्य का जन्म हुआ। उस समय तक भारत कई शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। ये सभी अपनी ताकत बढ़ाने और दूसरे पर हावी होने के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और इन सब में से एक राज्य सबसे ताकतवर बनकर उभरा, मगध। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, इसके पास संसाधन थे और सबसे बढ़कर इसके लीडर्स बहुत शक्तिशाली और चतुर थे। मगध ने धीरे धीरे अपने सभी दुश्मनों को हराकर एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिस पर आगे चलकर मौर्य वंश ने राज किया। और इसी के साथ शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य का दौर। इसके सबसे मशहूर शासक हुए सम्राट अशोक, जिन्हें विरासत में ही एक बहुत बड़ा और ताकतवर साम्राज्य मिला। ये जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, ये उसी नई शक्ति का प्रतीक है। अशोक की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया कलिंग के युद्ध के बाद। उस जंग में हुए भयानक विनाश को देखकर उनका दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हिंसा और युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और धर्म यानी नैतिक कर्तव्य और शांति के रास्ते पर चलने का फैसला किया। और कमाल की बात यह है कि अशोक ने अपने इस नए विचार को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। उन्होंने चट्टानों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाए, ताकि उनकी प्रजा का हर इंसान उन्हें पढ़ सके और समझ सके। ये पत्थर में लिखा गया एक संदेश था जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। चलिए अब इस प्राचीन कहानी के आखिरी और शायद सबसे सुनहरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब एक नए राजवंश के राज में भारत ने समृद्धि, संस्कृति और विज्ञान में वो ऊंचाइयां छुईं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और इस समृद्धि का सबसे चमकता हुआ सबूत उनके सोने के सिक्के। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि कला के बेहतरीन नमूने थे जो एक अमीर और स्थिर साम्राज्य की कहानी कहते हैं। लेकिन ये समृद्धि सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये तो एक सांस्कृतिक विस्फोट जैसा था। एक तरफ कालिदास जैसे महान कवि थे जो ऐसे नाटक लिख रहे हैं जो आज भी अमर हैं, तो दूसरी तरफ खगोलशास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहे थे। कला, विज्ञान, चिकित्सा, हर क्षेत्र अपनी बुलंदियों पर था। ये वो समय था जब ज्ञान और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं थी। गुप्त काल की ये शानदार वास्तुकला, जैसे कि ये दशावतार मंदिर, सदियों से चले आ रहे कला और संस्कृति के विकास का चरम बिंदु था। ये उस दौर की रचनात्मक ऊर्जा का पत्थर में उकेरा गया एक जीता जागता सबूत है। तो पत्थर के पहले औजार से लेकर इन विशाल साम्राज्यों तक ये वाकई एक अविश्वसनीय सफर रहा है। इन्हीं प्राचीन नींवों ने आज के भारत को वो रूप दिया है जो हम देखते हैं। और ये सब देखकर मन में एक सवाल आता है कि भविष्य में इंसानियत की अगली महान छलांग क्या होगी।